पुष्प पुंज की सुगंध से महकता हो वतन, शुद्ध पर्यावरण हो, स्वच्छ हो धरा का तन। पुष्प पुंज की सुगंध से महकता हो वतन, शुद्ध पर्यावरण हो, स्वच्छ हो धरा का तन। कोकिला की कूक कोलाहल में क्षीण हो गई, पपीहे की राग रागिनी मलिन हो गई। संभव है सघन वन से कलरव का आगमन, शुद्ध पर्यावरण हो, स्वच्छ हो धरा का तन। गाजियाबाद जब मैं आई तब 5 साल की थी। ये वो सिटी था जहाँ हिंडन नदी एक इसकी शान थी, और हम अपने पेरेंट्स के साथ हिंडन नदी पर पिकनिक मनाने जाते थे। फल की चीजें ये ले जाते टोकरी में, हम नदी में डुबा देते थे कि ये साफ भी हो जाएंगी। आज आप ऐसा सोच भी नहीं सकते, वो पानी छूने लायक नहीं है, इतना विषैला और इतना वो हो चुका है खराब कि नाले के बराबर है। और उसके बाद हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया ग्रीन क्लीन गाजियाबाद। तो बच्चों से कैसे शुरुआत हुई कि हमने उन्हें एक बर्थडे पर पौधा देना शुरू। आज हम जी रहे हैं तो किसी और के पेड़ लगे हुए हैं उन पर जी रहे हैं। आज हम भी वो लगाएं जो कि फ्यूचर में ये पेड़ उन बच्चों को, फ्यूचर जनरेशन्स का सहारा बने और एनवायरनमेंट को क्लीन रखेंगे। जीने के लिए दुनिया चाहिए, सांसों को खुला आसमां चाहिए, किताबों से पहले खिलौनों से ज्यादा। स्पोर्ट्स वालों में एक जज्बा होता है चांस लेने का, और वो जज्बा जिंदगी भर कायम रहता है। आप अभी भी कहें आई एम 67 नाउ, मैं अभी भी कर सकती हूँ स्काई डाइव, क्योंकि डरना सीखा ही नहीं कभी भी। मुझे कोई डर जैसी चीज लगती नहीं है। हम आप कुछ आपने ऐसी यात्राएं भी करी हैं जो कि बहुत यादगार है, और आपने कुछ अचीव भी किया है वहाँ पे, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना। यात्रा करना खुद में ही एक अचीवमेंट है, क्योंकि ऐसा कोई भी शख्स मुझे नहीं मिला जो कि यात्रा नहीं करना चाहता हो। तो करीब 60 देश में घूम चुकी हूँ। एक्सपीडिशन में ये सिग्नेचर पहले ही होता है कि हमें मालूम है ये जोखिम भरा काम है और इसमें कुछ भी होगा तो हम उसके जिम्मेदार हैं। हेलो एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स। मैं हूँ आपके साथ यामिनी तोमर, और आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से रूबरू करवाने जा रही हूँ जो एक नहीं कई विद्याओं में माहिर है, जो कि एक शानदार लेखिका है, वरिष्ठ शिक्षाविद है, बेहतरीन कवित्री और शायरा भी है। ये ही नहीं बल्कि इनकी खेलों में भी काफी रुचि है, क्योंकि ये स्टेट लेवल तक हॉकी भी खेल चुकी है। तो बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं डॉक्टर माला कपूर का। हेलो मैम। हेलो, कैसे हैं आप? आई एम वेरी गुड, थैंक यू। मैम, आपने इतना कुछ किया है फिर भी आप इतनी ज्यादा एनर्जेटिक लगती हैं, तो इसके पीछे क्या राज है? जब भी आप कुछ काम दिल से करते हैं, जी जिसमें आपका तन मन और धन भी लगा हुआ हो, जी। तो आपको जीने के मायने अच्छे मालूम आते हैं। और जब कुछ इच्छा से हम करते हैं तो अपने आप ही आप खुश रहते हैं। तो अंदर की खुशी है जो चेहरे पे आ जाती है। ओके, मतलब आप अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यस। मान लीजिए आप एक सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल की संस्थापिका, डायरेक्टर और प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं, तो इसके पीछे क्या स्टोरी रही थी? एक्चुअली मेरे नाना जी भी एजुकेशनिस्ट थे और मेरी माँ भी एजुकेशनिस्ट रही हैं। ओके अभी वो 89 इयर्स की हैं ओके और मल्टी टैलेंटेड थी। वो भी बहुत अच्छे स्कूल में प्रिंसिपल रही, बहुत ओके। अच्छा नाम कमाया। तो एक एजुकेशन को लेकर हम सभी बहुत कंसर्न रहते थे कि जिस तरह की एजुकेशन चल रही है इसे और अच्छा करने की ज़रूरत है। और फिर मुझे भी लगा कि मैं इस क्षेत्र में आगे जा सकती हूँ, बिकॉज़ मैं सभी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी। ओके। तो मुझे लगा कि मैं हर तरफ बच्चों को, एक्सपर्ट तो नहीं पर हाँ, उन्हें उन चीज़ों से रूबरू करवा सकती हूँ। और मुझे अहमियत मालूम है कि हर तरह की कला की एक्टिविटी की आपकी लाइफ में क्या ज़रूरत होती है। तो ऐसा लगा कि मैं ये काम अच्छे से कर सकती हूँ, तो मैंने 1987 में स्कूल शुरू किया था। ओके, तो मैम जैसे कि मेरे को लगता है जैसे कि आप एक प्रिंसिपल हैं, तो आपके क्या घर में वही स्ट्रिक्ट माहौल था? स्ट्रिक्ट नहीं कह सकती, डिसिप्लिन माहौल था। ओके। और क्योंकि वो आपकी आदत में शुमार हो जाता है, जी जो डिसिप्लिन में सबसे पहले टाइम आता है। जी सो बच्चों को टाइम की अहमियत समझाना, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, क्योंकि स्कूल तो मिनट टू मिनट चलता है जी। और उसमें कोई देरी का
कहीं गुंजाइश होती ही नहीं है। हाँ जी। सो डिसिप्लिन जब हम कहें तो सबसे पहले टाइम की पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है। जी। उसको लेकर आप थोड़ा-सा अगर अडिग नहीं रहते उस पर, तो सब लोग ढिलाई करते हैं। सो स्ट्रिक्ट नहीं कहना चाहिए। ये है कि येस वी वर फर्म कि अगर टाइम की पंक्चुअलिटी रखनी है, तो रखनी है। ओके। क्योंकि समय एक बहुत कीमती चीज़ है, जो जी। अभी है, कल नहीं है। जी। सो हर पल की इज़्ज़त करना और अपने लिए ही टाइम नहीं, दूसरों के टाइम की भी ज़्यादा इज़्ज़त करना। मुझे जो लेट आने वाले लोग हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके। कोई कार्यक्रम अगर लेट शुरू हो रहा है, तो मैं बहुत व्यथित हो जाती हूँ, मेरा मूड खराब हो जाता है। अगर टाइम से सब प्रॉपरली नहीं चला, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ओके, मतलब पूरा डिसिप्लिन्ड एंड प्रॉपर टाइम के साथ सब कुछ टाइम होना चाहिए। स्पेशली ज़रूर ध्यान में रहना चाहिए क्योंकि उससे सब चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। हाँ आप जी। अगर सुबह लेट हो गए, तो रात तक आपकी चीज़ें लेट होती ही चली जाएँगी और उसमें आपके मन में फ्रस्ट्रेशन आती है। बिल्कुल। ऐसा कोई ही मैंने देखा होगा कि जिसको देर कर ली, कोई बात नहीं, चल रहा है। वैसे ज़्यादातर तो अब लोग परवाह करते नहीं, तो वहाँ जी। मेरा सबसे ज़रा दूरी रखती हूँ मैं ऐसे लोगों से जिनको टाइम की परवाह नहीं है। ओके। मैम, आप हॉकी प्लेयर भी रह चुकी हैं एंड काफ़ी कुछ किया आपने हॉकी में। तो आपने कब स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया? स्कूलिंग मेरी पूरी गाज़ियाबाद में हुई है और स्कूल ने बहुत अच्छे मौके दिए। बहुत जी। पुरानी बात है, तब बच्चे भी कम होते थे। हुँ। सो सुशीला इंटर कॉलेज में जहाँ से मैंने 6th से लेकर 12th तक पढ़ाई की। जी। उसके बाद विद्यावती डिग्री कॉलेज से मैंने बीए, बीएड, एमए, एमएड, पीएचडी सब वहीं से किया। ओके। सो वहाँ पर बहुत मौके मिले। जी। हॉकी भी वहाँ पर एक इवेंट था। स्पोर्ट्स और भी थे, बास्केटबॉल था, एथलेटिक्स थे, थ्रोज थे, यानी कि कॉलेज में सभी तरह की लड़कियों को एक गर्ल्स कॉलेज था ये, जी। सब सुविधाएँ थीं। जी। अब आपके ऊपर है कि आप कितना उसमें लेते हैं पार्ट लेते हैं, कितना सीखते हैं, कितना क्या करना चाहते हैं। हाँ जी। तो मैं तकरीबन सभी चीज़ों में पार्ट लेती रहती थी ओके। और इसीलिए बेस्ट ऑलराउंडर की शील्ड भी हमेशा मुझे ही मिलती थी। ओके। खेल-कूद हो, डिबेट हो, स्पीच हो जी। या कथक डांस हो, फ़ोक सॉन्ग हो, क्लासिकल सिंगिंग हो और उसके साथ एकेडमिक्स में भी मैंने बहुत टॉप किया है। जी। कॉलेज टॉप किया था मैंने हुँ। 1977 में जब बीए किया। तो इसी तरह से जब खेलों के मौके मिले तो हॉकी फिर मैंने ज़्यादा चूज़ किया और मेरठ खेलने के बाद हम काला पत्थर गए खेलने, लखनऊ खेला, आगरा में खेला ओके। और मैं एक तरह से स्टेट टीम के लिए सेलेक्ट हो गई थी। ओके। और उस वक़्त में केडी बाबू सिंह जी से ट्रेनिंग ली है, हुँ। ध्यानचंद जी से ट्रेनिंग ली है जो कि एक एक नाम है, एक लेजेंड है वो हमारे हॉकी के जी। फील्ड में। सो नेशनल स्टेडियम जाकर उन लोग से भी ट्रेनिंग ली है। देहरादून में सेंट्रल कोचिंग कैंप हुए, वहाँ भी मैं 2 बार गई। ओके। तो हॉकी में काफ़ी रुचि थी मेरी। अच्छा, हॉकी से रिलेटेड एक मूवी भी थी चक दे इंडिया। जी। तो उसमें दिखाया है कि लड़कियों को कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा यस। था। तो क्या ये सच्चाई थी? हाँ, सच्चाई है। लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी स्ट्रगल करना पड़ता है। आगे जाने के लिए हर एक फ़ील्ड में अगर आपके कोई पेरेंट्स ने उस फ़ील्ड में कुछ नहीं किया है, जी। तब तो शायद आपको थोड़ा आगे आने का जल्दी मौका मिल जाता है। आपके पेरेंट्स आपको लॉन्च कर देते हैं, जी। एक बेस मिल जाती है। लेकिन हुँ। ऐसे बहुत कम लोग हैं। शायद मैं समझती हूँ, गलत भी हो सकती हूँ मैं, शायद 10% होंगे। बाकी 90% को कोई भी फ़ील्ड हो, जी। स्ट्रगल तो करना ही है। यस। मैम, अभी स्कूल में क्या होता है ना, एक तो सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे जिसको हमको थ्योरेटिकली पढ़ना पड़ता है, लेकिन स्पोर्ट्स भी एक डिफरेंट ही कैटेगरी है। लेकिन कुछ टीचर्स होती हैं जो कि स्पोर्ट्स को ज़्यादा तवज्जो नहीं देती हैं, वो चाहती हैं कि बच्चा सिर्फ पढ़े। तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं इस बात से वास्ता नहीं रखती, मेरा इत्तेफ़ाक नहीं है। टीचर्स हर एक कोई सब एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए बच्चों को बहुत मोटिवेट करते हैं, क्योंकि वो सिल्वर लाइन के टीचर्स हैं। ओ। मैं जबकि सभी एक्टिविटीज़ में रहती थी आगे, मैंने बहुत सी चीज़ें स्कूल में शुरू की हुई हैं। बहुत बच्चे मल्टी टैलेंटेड हैं, एक्टिव हैं और हुँ। उस वक़्त में स्कूल की कामयाबी का यही एक रीज़न भी था कि बच्चों को हर तरह की हम अपॉर्च्युनिटी देते थे, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। सो यहाँ पर पेरेंट्स का दखल ज़रूर होता है कि उनको लगता है कि कल को बच्चा खेल-कूद तो यहीं रह जाएगा और जो वो ज़िंदगी में उसका एक मोटा-सा पे पैकेट होना चाहिए, उसमें
असर ना आ जाए तो शायद खेल में टाइम बर्बाद ना करे, जो कि एकदम गलत है, हर नजरिए से वो गलत है। जितना आप स्पोर्ट्स में रहते हैं, जी आप एक रेस में, एक आप स्पीड में, ये आप एक करने के उसमें हर समय बिजी रहते हैं कि हमें ये करना है, जी प्रैक्टिस करनी है, डेली आपको जीतना है, जी डेली रेस में ले रहे हैं तो डेली मुझे आगे पाँव बढ़ाना है। तो बच्चे का एंथुजियाज्म और बच्चे का जो एक इंटरेस्ट है एकेडमिक में वो ज्यादा हो जाता है। ओके क्योंकि मैं बेस्ट ऑलराउंडर रही हूँ और मैंने टॉप भी किया कॉलेज, ऐसे ही मेरे स्कूल में बहुत बच्चे हैं जो ऑलराउंडर भी हैं और एकेडमिक्स में टॉप भी करते हैं। जो बच्चे खेलों में नहीं कर पाते, कोई मजबूरी है, उनको भी हम मौके देते हैं। लेकिन अब पेरेंट्स भी थोड़ा सा बदलते जा रहे हैं, उनको भी अहमियत मालूम हो रही है कि सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, और स्पोर्ट्स की बेस पर तो आपको बहुत एडमिशन्स आगे मिलते हैं जाकर। मुझे भी स्पोर्ट्स की बेस पर ही बीएड में एडमिशन मिला। ओके और स्पोर्ट्स तो एक बहुत अहम हिस्सा है। बहुत कम लोग हैं या जो बच्चे बिल्कुल पढ़ते ही नहीं हैं, हर समय सिर्फ फालतू का खेलना है, ना कि कोई गेम जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम। वो भी मैं नहीं कहूंगी फालतू, मैंने गलत कहा। बच्चा अगर खेल रहा है, बॉडी अगर उसकी एक्टिव है, तो हर तरह से अच्छा है। और अभी तो हम ओबेसिटी बच्चों में देख रहे हैं, तो जिसके लिए स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है। बिल्कुल यस मैम, आई एग्री विद यू। मैम आपको ना खतरों का खिलाड़ी भी कहा जाता है क्योंकि आपने 61 की एज में स्काई डाइविंग की है। यस। तो इसके पीछे क्या रीजन क्या है, मैंने बताया स्पोर्ट्स पर्सन थी। यस तो स्पोर्ट्स वालों में एक जज्बा होता है हाँ जी चांस लेने का, जी जी और वो जज्बा जिंदगी भर कायम रहता है। ओके उसमें उम्र कहीं बीच में आती नहीं है। आप अभी भी कहें आई एम 67 नाउ, मैं अभी भी कर सकती हूँ स्काई डाइव। ओ माय गॉड मुझे कोई डर नहीं लगता, क्योंकि ये डरना सीखा ही नहीं कभी भी। हाँ जी मैं आधी रात को भी गाड़ी ड्राइव करके आ जाती थी घर। मैं कहीं भी, मुझे कोई डर जैसी चीज लगती नहीं है, ओके क्योंकि डरते हम किससे हैं? चोट लगने से। तो जी सड़क से निकलना ही छोड़ दीजिए आप। बिल्कुल अगर डर लगता है करंट लगने से, तो आप बिजली यूज करना छोड़ दें। जी अगर डर लगता है आपको बीमार होने से, आप क्या कर सकते हैं? आप घर भी बैठेंगे तब भी बीमार हो सकते हैं। बिल्कुल और दूसरा डर होता है मर जाने का। हम्म तो वो डर तो एक बिल्कुल गलत है। रात को लोग सोते हैं, सुबह उठते नहीं। ओ माय गॉड सही बात तो है उसमें डरने की कोई बात नहीं है। जिस दिन लिखा है उस दिन मुझे कोई बचा नहीं सकता, और जिस दिन नहीं लिखा है मैं कुछ भी कर जाऊं मुझे कुछ नहीं होगा। बिल्कुल आपने बहुत प्रैक्टिकल बात बताई है मैंने कार रैलीज भी बहुत की हैं, यस टाइम स्पीड डिस्टेंस बराबर जीती हैं तीनों कार रैलीज। ओके और स्पीति वैली में कार एक्सपीडिशन ऑल वुमेन सेल्फ ड्राइविंग का था, वो किया है। किर्गिस्तान में सिल्क रूट पर मैंने ड्राइव किया है 4x4। पूरा हिली एरिया था, बहुत ट्रेचरस रोड थी, बर्फ की रोड्स थी, रोड थी ही नहीं कई जगह, ऑफ रोडिंग भी की है। तो उसके अलावा बहुत कुछ चलता रहता है, जैसे पैराग्लाइडिंग करके आ गए, या पैरासेलिंग कर लिया। कोई भी जो भी स्पोर्ट्स का अगर किसी में है काम, तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे उसमें मजा आता है। ओके क्योंकि स्काई डाइविंग जैसे कि मैं वीडियोस भी देखती हूँ ना तो आई वाज लाइक कि कैसे करते होंगे बट आपने तो इतने टाइम बाद भी करा और अभी भी आप कर सकते हैं हाँ, ये मैं कर सकती हूँ। शायद अब मुझे ज्यादा मजा आएगा, ओके क्योंकि तब पता नहीं था कि क्या होने वाला है। ओके जब एक बार कर लिया तो पता लगा बस यही था। ओके तो मतलब ट्राई करना चाहिए मुझे भी एक बार एब्सोल्युटली, आपका मन अगर पक्का है तो यस उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो ट्रेन जंपर होते हैं आपके साथ, ऐसा नहीं है कि आप अकेले जंप कर रहे हैं। ओके सो वो जंपर आपके साथ होता है, और आपको बस जो सबसे थ्रिलिंग मोमेंट होता है वो ये कि अब हम दरवाजा खोल रहे हैं, जी और आपको बाहर जो एक प्लैंक है उस पर Yes. पाँव रखना है, खड़े होना है, और आपको हाथ क्रॉस कर लेने हैं, और बिल्कुल गिरना है बनाना की तरह, ऐसे जंप नहीं करना है। ओके यूं खड़े हैं तो अपने आप को आगे गिरा देना है। तो बस उसके बाद तो आपको पता ही नहीं क्या हो रहा, फिर आप मजा लीजिए। मैम आपको एनसीईआरटी से भी एक पुरस्कार मिला है तो उसके पीछे आप क्या था, किस तरीके से सम्मानित किया गया था और क्यों किया गया था? एक्चुअली प्ले वे में लेसन पढ़ाना, सिखाना, टीचर्स को ट्रेन करना मेरी खास रुचि रही है। ओके उसमें क्या हुआ कि बच्चे जैसे खेलते हुए खाते रहते हैं, खाते हाँ खाते जी खेलते रहते हैं। हाँ जी यानी कि बच्चे हर तरह से सीखते हैं, जी चाहे वो खा रहे हों तब सीख रहे हों,
कि ये चीज क्या है, कैसा टेस्ट है, कैसा टेक्सचर है, या वो खेल रहे हों। तो इसका रैशनल भी यही था कि चिल्ड्रन ईट वाइल प्लेइंग and play while eating. So I wanted to convert their eating and teaching time in learning time, playing time and eating time in learning time. कि बच्चे को हर वक्त कुछ सीखना ही चाहिए। तो उस पर मैंने कुछ टॉपिक्स लिए थे, उसमें ओपन सैंडविचेस बनाए थे जो बच्चों की रुचि के होते हैं। तो ओपन सैंडविच में आपने ट्रैफिक लाइट बना दी, कार, बिल्ली, हट, काइट, इस तरह की चीजें बनाई। उन्हीं पर ही आधारित छोटी छोटी कविताएं लिखी और कहानियां बनाई, और छोटे छोटे फिंगर पपेट्स बना के उन बच्चों को कहानियां क्रिएटिवली सुनाई। तो उन बच्चों को उस चीज के बारे में, पतंग के बारे में, ट्रैफिक लाइट के बारे में, जानवरों के बारे में, एक झोपड़ी अगर है उसके बारे में, तो वो एक खेल खेल में थीमेटिकल अप्रोच से वो सब सीख लेते थे। तो ये जो एक प्रोजेक्ट था वो मैंने वैसे ही अपनी पीएचडी की गाइड मैम से डिस्कस किया कि मैम ये देखिए कैसा लग रहा है। तो ये प्रोजेक्ट नहीं था, ये तो मैंने मेरे वो अपनी क्रिएटिविटी थी जो मैं कि अपनी मैम से शेयर करती थी। तो उन्होंने कहा अरे माला ये तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ये तो एनसीईआरटी में जाना चाहिए, बहुत अच्छा अप्रोच है ये, तो बहुत सिंपल है, हर माँ कर सकती है, हर एक कोई घर में कर सकते हैं कि आप खाने की चीजों को, सैलेड को कैसे क्रिएटिव अट्रैक्टिव बनाएं कि बच्चा खाता भी है। आपको याद होगा, शायद ना भी याद हो, बचपन में हमने तो वो गोल बिस्किट खाए हैं जिसके ऊपर एबीसीडी लिखी होती थी। हाँ शायद मैं शायद 97 तो हम लोग अपना नाम बनाते थे, उस तरह की चीजें ढूंढते थे, वो भी एक प्ले वे में सीखना ही था। बिल्कुल। तो लेटर्स बच्चे सीखते थे, लेटर फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन के पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा। सो ये एक सोच थी क्लास में बच्चों के लिए लेसन इंटरेस्टिंग बनाने की। वो मेरी डॉक्टर रेखा अग्रवाल मैम जो थी, पीएचडी की गाइड थी, उन्होंने कहा कि इसको प्रोजेक्ट बना के हम प्रेजेंट करेंगे, जो कि बहुत पसंद किया गया। उस साल 47 अवार्डीज थे नेशनल, उसमें एक मैं भी थी, मुझे भी अवार्ड मिला था कि बहुत इनोवेटिव काम है ये। और तब से लेकर आज तक ये चल रहा है प्रोजेक्ट स्कूल में। ऐसा नहीं था कि हुआ और खत्म हो गया, एक प्रोजेक्ट अवार्ड लेने के बाद पता नहीं वो कहाँ है, वो बराबर चल रहा है। और मदर्स भी बहुत अच्छे से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, बहुत क्रिएटिव चीजें बना के। एक ने तो भारत का नक्शा बना के भेज दिया था, तो एक ने कुछ पोर्शन बना के भेज दिए। कुछ भी पेरेंट्स भी बहुत क्रिएटिव होते हैं, तो मदर्स बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करती हैं, बच्चों को इंटरेस्ट आता है। हाँ जी, मेरे भी घर में बच्चे हैं तो देखती हूँ मैं स्कूल से ऐसी एक्टिविटीज आती हैं, बट ये नहीं पता तो उसके पीछे आपका ही योगदान। 30 साल हो गए, हाँ, ये एक्टिविटी बराबर चल रही है। आपने पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी काफी कार्य किए और कई गीत, गजल और कविताएं भी लिखी है, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। वे ग्रीन अवार्ड से भी आपको नवाजा जा चुका है। हाँ, वो ऐसा था कि हम बच्चों को हर बर्थडे पर एक कार्ड देते थे जी। तो उस समय का दौर था कि अच्छे से अच्छा हम करें ताकि बच्चों को अच्छा लगे। सो कार्ड जो उस समय में हम प्रिंट करवाते थे वो 10 रुपए का होता था। 93 की बात है ये। और तब मुझे लगा कि ये 10 रुपए का कार्ड गया बच्चे को और एक वेस्ट हो गया लिया और कहीं भी पड़ा है वो। सो गाजियाबाद जब मैं आई तब 5 साल की थी, और तब से अब तक बहुत ज्यादा मैंने दुर्गति देखी अपने सिटी की। ये वो सिटी था जहां हिंडन नदी एक इसकी शान थी, और हम अपने पेरेंट्स के साथ हिंडन नदी पर पिकनिक मनाने जाते थे। हम सलाद की चीजें, फल की चीजें ये ले जाते टोकरी में, हम नदी में डुबा देते थे कि ये साफ भी हो जाएंगी और ठंडी भी हो जाएंगी। आज आप ऐसा सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। वो पानी छूने लायक नहीं है, इतना विषैला और इतना वो हो चुका है खराब कि नाले के बराबर है। तो ये चीज देखकर बहुत बहुत दिल व्यथित हुआ था। सो ये लगा कि पर्यावरण की जो कहना चाहिए एजुकेशन है एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की, वो बचपन से ही होनी चाहिए। तो बचपन से आप बच्चों को कैसे बता सकते हैं? ये तो हम नहीं कह सकते कि इंडस्ट्रियल वेस्ट इसमें मत डालो, बच्चा आपकी शक्ल देखेगा कि मुझे क्या करना है इसमें। हाँ। तो बच्चों से कैसे शुरुआत हुई कि हमने उन्हें एक बर्थडे पर पौधा देना शुरू किया कि ये पौधा आप लेके जाइए ताकि प्यार बढ़े। और उसकी बताई, उसकी महत्व बताया कि इस पौधे से जब ये बड़ा होता है, पेड़ है, नेचर वॉक कराते थे कि इनसे आपको ऑक्सीजन मिलती है
और इस तरह से ये पेड़ जो है आपका वातावरण साफ रखते हैं, ये बच्चे जल्दी सीख सकते हैं। जी, फूल का कोई भी पौधा है, पहली चीज उसको नेचर से जोड़ना था। जी, पेड़ लगवाने से भी ज्यादा उसको नेचर से जोड़ना था, जी, जो कि जनरली बच्चे नहीं जुड़े होते। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हाँ पेड़ है, घर में फल है, घर में ये पौधे निकले हुए हैं, फूल निकले हुए हैं, लेकिन उनका आपके जीवन में क्या योगदान है वो बताना बच्चों को बड़ा जरूरी था। तो लगा कि एजुकेशन में ये एक बहुत बड़ा पार्ट है, जो कि उस समय भी एनवायरमेंटल साइंसेस पढ़ाई जाती थी, हाँ जी, लेकिन जो धीरे धीरे मैंने 1963 से लेकर और 93 तक 30 सालों में जो देखा कि ये दुर्गति हुई है, क्यों कि हमें उस तरफ इतना ध्यान ध्यान जो है एक प्रैक्टिकल लेवल पे नहीं दिलाया गया। जी, हम चीजें यूज करते गए। हाँ, माँ बाप इतना तो कहते थे कि लाइट बंद करके जाओ, पानी सेव करो, खुला नल नहीं छोड़ो, साफ रखना है, जो भी है वो सब चीजें, लेकिन हर घर में शायद इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती। जी, जी, और इन चीजों की वेस्टेज तो सेव वुड वाटर पेपर पावर मेरा स्लोगन था। और उसके बाद हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया ग्रीन क्लीन गाजियाबाद, जिसका मोटो है प्लांट टुडे टू लिव टुमारो। ओके, आज हम जी रहे हैं तो किसी और के पेड़ लगे हुए हैं, उन पर जी रहे हैं। हाँ जी, आज हम भी वो लगाएं जो कि फ्यूचर में ये पेड़ उन बच्चों को, फ्यूचर जनरेशन्स का सहारा बने और एनवायरनमेंट को क्लीन रखेंगे। सो इसलिए ये एजुकेशन बच्चों के लिए बड़ी ज़रूरी थी, इस तरफ ध्यान दिलाना बड़ा ज़रूरी था। ये बहुत कामयाब रहा, हमने पेड़ भी लगाए जहाँ भी हम लगा सकते थे। उसके बाद बच्चों को ये हुआ कि मैम कहाँ लगाएं पेड़, हाँ जी, हम तो 4th फ्लोर पे रहते हैं। बिल्कुल, तो काफ़ी चीज़ें देखने के बाद प्रैक्टिकली करना जब उनको पॉसिबल नहीं था, तो उनको फिर हमने पार्क में ले जाना हुँ, शुरू किया कि अच्छा यहाँ लगाइए, लेकिन उसकी भी लिमिटेशन है। अब हर साल 30 सालों से ही, बल्कि ज़्यादा हो गए, इस बार तो 32वां ग्रीन डे होगा, 15 अगस्त को हमने शुरू किया था। ओके, तो अ, बच्चे कार्यक्रम करते हैं, गीत गाते हैं, लिखते हैं, आर्ट बनाते हैं। सो कोई भी ऐसी चीज़ जो उन्हें एनवायरनमेंट से जोड़ती हो, हुँ, पंचतत्वों से जोड़ती हो कि इसका हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है, तो ये वो प्रोजेक्ट था। और स्कूल में भी ये मॉनिटर बनाए गए थे, ग्रीन फ्रेंड्स बनाए गए थे। जी, सो वो देखते थे कि गंदगी नहीं हो कहीं भी। आप रूम से जा रहे हैं बाहर खेलने या किसी और लाइब्रेरी में जा रहे हैं, लेबोरेटरी में जा रहे हैं, आप अपने कमरे के लाइट और फैन स्विचेस बंद करके जाएंगे। जी, ये छोटी छोटी चीजें आदत में शुमार होना बड़ा जरूरी है बच्चों के। तो हुँ, ऐसे ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और फिर उसी में और चीजें ध्यान दिलाने के लिए मैंने बहुत सारे गाने लिखे। एक ओके, हमारा ग्रीन एंथम भी है, पक्षियों पर गीत लिखे मैंने, हुँ, पर्यावरण पर भी लिखे, बैले भी लिखा, बहुत सी पोइट्री, और वो बच्चे आज भी गाते हैं। ये है कि जो भी मैंने जब भी शुरू किया, जी, वो आज तक कंटिन्यूड है। जी, ऐसा नहीं था कि ये कर लिया और अवार्ड मिल गया और इसके बाद गायब। नहीं, वो आदत में शुमार अगर हमारे में नहीं है, तो बच्चों में नहीं होगा। सो बिल्कुल, एनवायरनमेंट ऑफ साइंस, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट में तब सुनीता नारायण जी थी। उन्होंने इंडिया के जितने भी स्कूल्स ने अप्लाई किया था ये सोचकर कि वो ग्रीन स्कूल हैं, वो जी, इको फ्रेंडली हैं, 800 स्कूल्स ने अप्लाई किया था। हम टॉप के 20 स्कूल्स में थे जिनको ओके, अवार्ड मिला था कि यहाँ पर एजुकेशन, संस्कार, ये बच्चों में नॉलेज, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है कि हमें हुँ, एनवायरनमेंट के लिए क्या करना ओके। मैम आपने इतना कुछ किया और अभी तक वो चीज़ें चल रही हैं, तो क्या आपका कभी मन नहीं किया कि आप ऐसा पॉलिटिक्स में जाएँ या फिर कुछ देश के लिए बदलें? है। जहाँ पर मैं हूँ, मैं जो कर रही हूँ, जी, वो बहुत अच्छे से कर रही हूँ। हाँ जी। और जो एक फील्ड मेरा नहीं है, मैं हुँ, उसमें नहीं जाना चाहती। मेरे पास कई बार ऑफ़र आए कि जी, आपको डायरेक्ट सीट देंगे, जी, हर एक पार्टी से आए, जी, आप मेयर बन जाइए, आप ये कर लीजिए। जी, लेकिन शायद मैं दिखती होंगी जो भी डिसिप्लिन, सख्त या कुछ, मैं बहुत इमोशनल और नर्म दिल हूँ। ओके, और पॉलिटिशियन को तो बहुत ज़्यादा थिक स्किन्ड होना पड़ता है, अच्छा, सबकी बातें सुननी होती हैं। इतना आसान नहीं है पॉलिटिक्स में भी जाना। हुँ, बहुत ही उनका गज़ब का हिम्मत होती है जो ये सोचते भी हैं कि हम पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। तो जी, बहुत लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं जहाँ कर रही हूँ, मैं वहाँ खुश हूँ।
क्योंकि आपकी सोच विचार एकदम डिफरेंट है और आपने जो किया वो अभी तक स्कूल्स में चल रहा है, बच्चों की सोच बदल रहा है, ये सब बहुत ही अमेजिंग सा है। वो बहुत ज़रूरी है करना, आई थिंक उतना ही करना ज़रूरी है। जहाँ पर आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पर मैंने तो अभी तक अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं है कि जो वो चाहें, वो जी, कर पाए हों। बिल्कुल राइट। करना आपको वो पड़ता है जो आपके नीचे के ऑफिसर्स कर रहे हैं या जो आपकी जी। जनता है, जो आपके पब्लिक है, जो आपको नीचे से फंडिंग दे रहे हैं। तो हुँ, वो जो चाहेंगे आप वो करेंगे। हाँ जी। आपकी मर्ज़ी वहाँ नहीं चलेगी, स्कूल में मेरी मर्ज़ी चलती है। बिल्कुल। माला जी, आप अदब की बिरादरी संस्था की स्थापक भी है। इस संस्था को शुरू करने का क्या कारण था, क्या उद्देश्य था? देखिए, मैं कविताएँ लिखती थी शुरू से और जी, मैंने बहुत प्राइज़ेज़ भी जीते। जी। कविता पाठ में भी, जो किसी और की कविता है, जब छोटे होते हैं तो आप याद करते हैं, सुनाते हैं, लेकिन फिर जब आप इस लेवल में आते हैं कि आप खुद लिख सकते हैं, तो उस तरह की कविताओं मैंने बहुत लिखा और बहुत प्राइज़ेज़ जीते। मैं लिखती चली आई, जो कि अब इस उम्र में आके मेरे पास जितना मेरा अच्छा संग्रह था, वो एक किताब माला के मोती में आया हुँ, और 2 किताबें और ग़ज़ल की हैं, जो मैंने ग़ज़लों में भी कोशिश की कि मैं कुछ कहूँ। जो आप कह सकते हैं, वो आप तरीके से कहेंगे तो वो किसी न किसी विधा में आ जाता है। हाँ जी। रैंडम कुछ भी कहेंगे तो उसकी बात नहीं बनती, वो एक टेक्स्ट गद्य रह जाता है। जी, सो अ, स्कूल में हॉल में ये बाय चांस शुरू हो गया। एक दिन फंक्शन के बीच में कुछ प्रेस के लोग थे, उन्होंने कुछ लोगों को कहा कि आप कुछ शायरी सुनाइए, कुछ कीजिए आप। तो वो बस होते-होते उस दिन शुरुआत हो गई, पॉम-पॉम शो के बीच की बात है, 5-6 साल हो गए इस बात को। सो ऐसे ही बस शुरू हो गई, क्योंकि जो साथ में मिलने वाले लोग थे, वो इस तरफ रुचि रखते थे। तो ओके। हॉल था, रुचि थी, संसाधन थे और इच्छा भी थी कि साहित्य में कुछ किया जाए। जी, तो इस तरह से ये बारादरी शुरू हुई, जिसमें एक अदब की बिरादरी है और एक काव्य कुटुंब है ओके। और हम गंगा जमुनी तहज़ीब से लेके चलते हैं। जो हर महीने मेरे यहाँ नशिस्त होती है, सेशन होता है पोएट्री का, उसमें अध्यक्ष भी आते हैं और किसी को हम चीफ गेस्ट भी बुलाते हैं। वो एक कवि सम्मेलन नहीं होता, एक नशिस्त होती है, गोष्ठी, कि आप बैठे और उसमें कम से कम एवरेज 70 लोग आ जाते हैं ओके, और 70 में अगर 20-25 पढ़ने वाले हैं, तो उससे ज़्यादा सुनने वाले होते हैं। ओके। तो किसी भी चीज़ की जीत वही है कि जिसको दर्शक ज़्यादा मिले। मूवी बिल्कुल, भी आप कितनी अच्छी बना लें, लेकिन अगर आपको दर्शक ने ठुकरा दिया, तो आप कहीं भी नहीं हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर हिट होनी है, तो कैसी भी हिट होती है, तो लगता है ये मूवी हिट हो रही है। हाँ जी, हाँ, हो रही है क्योंकि लोग पसंद कर रहे हैं। हाँ जी। तो दर्शक इतने आते हैं, तो अच्छा लगता है कि उन लोग को एक साहित्य की तरफ, फिर नए बच्चों को हम बहुत मौका देते हैं। बहुत बच्चे हैं, बहुत लोग हैं जो अच्छा लिखते हैं और इस प्लेटफ़ॉर्म से आगे भी गए हैं। ओके, तो दीपाली जैन ज़िया भी एक हास्य कवयित्री हैं ओके, और उन्होंने इसके बाद ही 3-4 साल पहले ही अपना करियर शुरू किया। आज वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ओके। उर्वशी अग्रवाल उर्वी हैं, बहुत अच्छी शायरा भी हैं जी, और बहुत अच्छी दोहाकार हैं। जी, तो वो भी उसकी मेरे साथ सह संस्थापिका हैं, जी। संरक्षिका हैं, संस्थापक मैं हूँ। मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं, गुलशन गोविंद जी, जो बहुत एक माने हुए, स्थापित बहुत अच्छे लेवल पे गुरु हैं, वो शायर हैं, जो ओके, बाहर बहुत जाते रहते हैं, दुबई और कतर वगैरह वो जाके अपनी शायरी पढ़ते हैं। तो ऐसे ही बस शौक शुरू हो गया और मौका होता है जब सब चीज़ें मिल जाती हैं और हाँ जिस जी। चीज़ को होना होता है, तो करने वाले तो सब कुछ ईश्वर हैं। बिल्कुल। तो आप कोई ऐसी गज़ल या कोई कविता हमें सुना सकते हैं? मैं इसकी एक आपको गीत सुनाती हूँ जो पर्यावरण का है, बहुत मेरे दिल के करीब है। पुष्प पुंज की सुगंध से महकता हो वतन, शुद्ध पर्यावरण हो, स्वच्छ हो धरा का तन। पुष्प पुंज की सुगंध से महकता हो वतन, शुद्ध पर्यावरण हो, स्वच्छ हो धरा का तन। कोकिला की कूक कोलाहल में क्षीण हो गई, पपीहे की राग रागिनी मलिन हो गई। संभव है सघन वन से कलरव का आगमन,
शुद्ध पर्यावरण हो, स्वच्छ हो धरा का तन। इसके 4 बंद हैं जिसमें अलग अलग बात कही है मैंने। एक बच्चों के लिए कुछ कहा था मैंने कि बिफोर बुक्स डेस्क एंड मशीन्स आवर चिल्ड्रन नीड अ वर्ल्ड टू लिव। अगर दुनिया ही नहीं होगी तो बच्चों की किताबें, डेस्क, मशीन, कंप्यूटर सब बेकार हैं। तो उस पे एक गाना हो गया था, जीने के लिए दुनिया चाहिए, सांसों को खुला आसमां चाहिए, किताबों से पहले खिलौनों से ज्यादा। तो इस तरह से आगे इसके स्टैंजास हैं जिसमें यही बात बच्चों की तरफ से मैंने कही है कि हमको इस सब पैराफर्नेलिया, किताबें, सिलेबस और सबसे पहले एक खुली सांस लेने के लिए एक दुनिया चाहिए। तो टिम 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 तारों की छांव चाहिए, भीनी सी महकती हवा चाहिए। सो ये बच्चों की दुहाई है। एक्चुअली हमारी जनरेशन ने हमारे वातावरण का बहुत दोहन किया है, और अब हम जो नई जनरेशन आ रही है उनके ऊपर ये थोप रहे हैं कि आप साफ कीजिए, आप कुछ प्रोग्राम कीजिए, आप एनजीओ चलाइए और आप एनवायरनमेंट को बचाइए। अभी देखिए तेलंगाना में क्या हुआ है, सबके सामने है कि स्काई स्क्रैपर्स बनाने के लिए या कुछ भी आपकी डेवलपमेंट, कंक्रीट डेवलपमेंट करने के लिए आपने एक नेचर को तहस नहस कर दिया। तो जब यहाँ पर याद होगा एक लक्कड़ बग्घा शायद आ गया था गाजियाबाद की, आया था वो न्यायालय में, कोर्ट में आया था और उसने बहुत लोगों को जख्मी किया। अभी 3-4 साल पहले की बात है, कोर्ट में ही आया वो गाजियाबाद में, और वहां पर उसे पकड़ा गया, फिर खैर भेजा गया। तो सब लोग तो डर गए थे, मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि जब आप जंगल जाएंगे, उनके जंगल नष्ट करेंगे, तो उनको हक नहीं है आपकी नगर में आ जाएं और आपकी सोसाइटी में आ जाएं, क्यों नहीं है? वो तो न्याय मांगने आया था न्यायालय में। जी वहां भी उसे बंद कर दिया गया। तो जहां हम अपने पैर फैलाते जा रहे हैं प्रगति के नाम पर, इस पर एक मेरी बहुत लंबी कविता है। प्राणाधार वृक्षों का नियंत्रण बिगाड़ कर, स्तंभ सृष्टि संतुलन के रख दिए उखाड़ कर, चुन दिए घरों पे घर गहरे खम्भ बीज कर, धरा का छेद कर सीना विनाश नींव सींच कर, उठाता शोर चारों ओर बन गए, किया अनसुना रुदन कि बन गए। सो बिल्डिंग्स एक के ऊपर एक, आज एक, कल 4, कल 20। तो आबादी जिस तरह से बढ़ रही है, हम बहुत खुश हो रहे हैं कि हम चाइना से आगे निकल गए हैं, लेकिन चाइना के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है जिसको वो जिस भी तरह की उस देश में राज्य है, जो भी कम्युनिस्ट हैं, वो किस तरह से उसको चला रहे हैं और कितना सुव्यवस्थित है वो कंट्री, और बहुत कंट्रोल में है सब उसके। वहाँ छोटे छोटे बच्चों को कितनी स्किल सिखानी शुरू कर दी जाती है, कुकिंग से लेकर स्टिचिंग से लेकर छोटे 3-4 साल के बच्चे को ताइक्वांडो और ये फिजिकल फिटनेस के लिए भी और उसके लिए भी बहुत सिखाया जाता है। तो हम अपने को बहुत बहादुर समझ रहे हैं कि हमारी आबादी उनसे ज्यादा हो गई है, लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ही कहाँ। आप सड़क पे देखिए, बुरे हाल है, कोई चीज सुव्यवस्थित नहीं है। आज सरकार नई सड़क बनाती है कि यहाँ सुचारू रूप से वाहन चल सके, जगह मिल सके, लेकिन उसी पर अगले ही दिन ऑटो का स्टैंड, पान की दुकान और पानी की दुकान, वो सब लगने शुरू हो जाते हैं और फिर वहीं पर ही फिर संकरा हो जाता है। तो जो सड़क आपने चौड़ी की, इतना करोड़ों हजारों करोड़ खर्च किए, वो अगले ही दिन कुछ समय में ही वहां पर इतनी ज्यादा एनक्रोचमेंट होकर ऑटो का स्टैंड बन जाता है। तो वो मतलब मुझे तो समझ आता नहीं कि हम कहाँ प्रगति कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी आपसे बात करके, क्योंकि जब मैं बच्ची थी या फिर जब मैं छोटी थी तो मैं भी स्कूल पढ़ती थी, उस वक्त जो मेरी प्रिंसिपल थी मैं उनसे काफी डरती थी, बिकॉज एक खौफ होता है प्रिंसिपल का हर स्कूल में। लेकिन आपके जो गीत आपने सुनाए, आपकी जो बात है, उससे लगता है बच्चे आपके साथ बहुत घुल मिल के रहते होंगे। बच्चे बहुत मुझसे घुलते मिलते हैं। जब भी कोई इवेंट होता है, फंक्शन होता है, बहुत प्यार से आते हैं, चिपट जाते हैं, हग करते हैं। सो अच्छा लगता है। क्योंकि एजुकेशन में तो खास तौर पर है ही, अगर आपको किसी पर विश्वास नहीं है तो आप कुछ नहीं करेंगे। और अगर टीचर पर, प्रिंसिपल पर विश्वास और एक अच्छी सी मीठी सी भावना नहीं है
जी, तो आप कुछ सीख नहीं पाएँगे। वो गुरुकुल के दिन चले गए जहाँ पर वो उनकी जो है बोदी बाँध देते थे हाँ और जी, बहुत पिटाई होती थी, हाँ जी, मुर्गा बनो, ये सब बनो, वो का तो अब ज़माना नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो अब पहले तो तो प्यार स्ट्रिक्ट था। से तो आप बहुत कुछ करा सकते हैं हाँ जी, और जानवर को भी आप प्यार करेंगे तभी कुछ करेगा वो। यस। इसीलिए मेनका जी भी कहती हैं कि टॉर्चर मत करिए जानवरों को। उनको आप खेल कराते हैं, मार-मार के सिखाते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। मैम आप कुछ आपने ऐसी यात्राएँ भी करी हैं जो कि बहुत यादगार है और आपने कुछ अचीव भी किया है वहाँ पे, तो मैं उसके बारे में थोड़ा-सा जानना चाहूँगी? यात्रा करना खुद में ही एक अचीवमेंट है, जी। क्योंकि ऐसा कोई भी शख्स मुझे नहीं मिला जो कि यात्रा नहीं करना चाहता हो। हुँ, तो घूमना चाहते हैं, जगह-जगह इसलिए जाना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी है कि वहाँ पर क्या होगा? हाँ जी, कैसा होगा? कैसे लोग होंगे वहाँ पर? तो करीब 60 देश में घूम चुकी हूँ ओके। और कुछ बहुत अच्छी तरह से घूमे हैं, कहीं से हम थोड़ा कम घूमे हैं। हुँ, किसी की बहुत सारी चीज़ों ने इम्प्रेस किया है, किसी हुँ, की 2-1 चीज़ें ही बहुत दिमाग पे एक असर डाल देती हैं। जी, सो अंटार्कटिका भी एक बहुत एक तरह से वो एक्सपीडिशन कहलाती है, क्योंकि सेट आइटिनरी नहीं होती जब, तो वो एक्सपीडिशन हो जाता है। ओके, आइटिनरी में तो ये है कि आपको यहाँ से जाएँ, यहाँ जाना है, ए से बी, बी से सी, ऐसे जाना है और यस, ऐसे आना है। एक्सपीडिशन में ये सिग्नेचर पहले ही होता है कि हमें मालूम है ये जोखिम भरा काम है हुँ, और इसमें कुछ भी होगा तो हम उसके ज़िम्मेदार हैं। ओके, तो अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम किसी को कोई ज़िम्मेदारी ठहरा नहीं सकते, क्योंकि वो एक बहुत जोखिम भरा तो है। ये समुद्र खुद ही इतना विशाल शक्तिशाली है बिल्कुल, कि अर्जेंटीना में जो लास्ट सिटी है, सदर्न मोस्ट लास्ट सिटी है वर्ल्ड का, सबसे नीचे उशुआया, वो अर्जेंटीना का सिटी है। उसी के साथ ही चिली की भी बॉर्डर लगता है। तो वहाँ से हमने शिप बोर्ड किया और हम 2 दिन की ड्रेक का जो पैसेज है, बहुत टर्ब्युलेंट वाटर्स हैं वहाँ पर, क्योंकि इधर से गर्म पानी जाता है, अंटार्कटिका का पानी बहुत बर्फीला ठंडा है, तो वहाँ बहुत टर्बुलेंस होती है पानी में। सो शिप का ये था कि मेरे साथ जो मेरी रूममेट थी, वो कभी लुढ़क कर मेरे ऊपर गिर रही है, कभी मैं उसके ऊपर गिर रही हूँ। जब शिप रोल कर रहा है, चिप जी, कर रहा है, तो हम लोग को लगता था सिर कहाँ जा रहा है। उसके बाद अंटार्कटिका भी जाकर वहाँ पे कोई पोर्ट तो है नहीं, जी, इट्स विल्डरनेस। सो जहाँ पर उन्होंने शिप दूर एंकर करेंगे, क्योंकि शिप बहुत किनारे नहीं जा सकता, बड़ा हुँ, शिप है। उससे फिर हमको ज़ोडिएक बोट से 10-10 लोगों को पेनिनसुला के अलग-अलग जगह लेकर जाते थे एक्सप्लोर करने के लिए, कि वहाँ का वातावरण कैसा है, बर्फ कैसी है, शील्ड कैसी है, आइस की ये कितना गहराई है, हवा कैसी है, वहाँ वनस्पति तो है ही नहीं। जी, तो वहाँ के जानवर जो हैं, सील हैं और वॉलरस एंड सबसे बड़े पेंगुइन्स, तो बहुत तरह के पेंगुइन्स देखे हुँ, और बहुत कुछ, एक अलग ही यात्रा थी वो। एक साउथ पोल के पास चले जाना, जी, तो वेरी डिफरेंट, बहुत अनोखी थी यात्रा वो जी, भी। फिर जो स्पीति वैली की थी वो, क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग थी, हाँ जी, पथरीले रास्तों पर जो बहुत ही खतरनाक थे, हाँ, वहाँ पे ड्राइव करके हम 12 लड़कियाँ थे और 8 कार्स थीं। हुँ, तो वो भी एक हर एक यात्रा का एक अपना है। और सिल्क रूट में जब हम गए किर्गिस्तान, वहाँ भी ड्राइव किया, तो ड्राइविंग और यात्रा अ, एक अलग ही उसका क्या कहना चाहिए, थ्रिल रहता है। उसको आप महसूस तभी कर सकते हैं जब आप करें। नए-नए चैलेंजेज़ आते हैं। जी, सेट रूट नहीं होता कि यहाँ से यहाँ, कल को कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। मतलब आपको सच में खतरों का खिलाड़ी कहा जाता है तो उसके पीछे बहुत सारी वजह है। क्योंकि आपने अभी इतना ज़्यादा बताया वो बर्फीले पहाड़ों पे ड्राइव करना हुँ। और वो जितनी भी यात्राएँ की है बहुत थ्रिल रही हैं, तो इसलिए आपको खतरों का खिलाड़ी कहा जाता है। आपकी जो कविताएँ हैं उसमें ना देशभक्ति की झलक आती है, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैंने बताया स्कूल में टाइम-टाइम पर लिखना पड़ता था। हाँ तो जी, जब भी अगर 15 अगस्त है या कुछ है तो मुझे ज़रूर कहा जाता था कि इस पर कुछ लाइन लिख कर लाओ। ओके, तो मैंने देशभक्ति की भी लिखी। अभी बाबा भीमराव साहब का जन्मदिन था, जी, संविधान के ऊपर मैंने 4 लाइनें कही हैं। सो जब भी जैसा मौका आता है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ उस पे लिखूँ। तो ओके, अभी 15 अगस्त के लिए मैंने 4-5 साल पहले एक गीत लिखा था। मैं सुना देती हूँ, 2 लाइन तो याद है मुझे। ओके, जी, पुरज़ोर आज गाँव के 15 अगस्त है,
पुरजोर आज गाओ कि 15 अगस्त है, जश्न खुशी मनाओ कि 15 अगस्त है। तो इसी तरह से बहुत सारे बंद हैं, 26 जनवरी का भी है। मैं किसी भी मौके पर कुछ जैसे लिख लेती हूँ, जैसे किसी की एनिवर्सरी आई है तो उस पर कुछ लिख दिया, और लिखती रहती हूँ। एक आदत होती है कि कुछ नया आइडिया मिला तो उसमें कुछ आप लिख दें, अगर नैक है आपका तो। आपकी आवाज भी बहुत प्यारी है, तो लोग सुनना भी पसंद ज्यादा करते होंगे इससे। तो मैम मैं थोड़ा सा ना आपके मुंह से गजल सुनना चाहूंगी। गजल काफी हो चुकी हैं, वो जो आजकल ज्यादा जुबान पर चढ़ी हुई है वो मैं सुना देती हूँ आपको। उरूज इतना तुम्हारा, उरूज इतना तुम्हारा, जो है हमारा है, नसीब का ये सितारा, जो है हमारा है। तुम्हें है ज़ोम की कश्ती, तुम्हारी है लेकिन, तुम्हें है ज़ोम की कश्ती, तुम्हारी है लेकिन, न भूलना ये किनारा, जो है हमारा है, नसीब का ये सितारा, जो है हमारा है। बहुत खूब मैम। तो मैम जो आपका सम्मेलन होता है, अगर कोई उधर आना चाहे तो कैसे हाँ क्या जरूर, बारादरी की वैसे इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, जी और आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम टू अटेंड। बहुत लोग आते रहते हैं, नए भी बहुत लोग आते हैं, जी कुछ जो हमेशा आते हैं वो भी हैं, कुछ नए लोग भी आते हैं, तो मोस्ट वेलकम। बारादरी की इंफॉर्मेशन तो मिल जाती है जब भी होती यस, क्योंकि आपकी गजलें सुन के, कविताएं सुन के मेरा इंटरेस्ट बन रहा है कि मैं भी एक बार है। उसको जरूर, एंजॉय करूँ। मोस्ट वेलकम, आप यामिनी जरूर आइए। थैंक यू सो मच मैम। आप तसव्वुर से आगे एहसास के जुगनू जैसी बेहतरीन गजलों के साथ साथ हिंदी कविता द्वारका में ही नहीं, द्वार द्वार को हरि की रचयिता भी हैं। इनके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँ। एक्चुअली तसव्वुर से आगे एक गजल के संग्रह की नाम है, उन्वान है उसका, गजल के जी मजमूए का। और दूसरा है एहसास के जुगनू। ये दोनों गजल के मजमूए हैं दो। जी और जो आप जिसकी बात कर रही हैं द्वारिका में ही नहीं, तो वो एक मेरा बैले है जी जो स्कूल में बच्चों ने स्टेज पर किया था। उसकी 2 लाइन है वो। ओके उस बैले का नाम है आह्वान, या आप कहें तो बसें हरित में हरी। ओके तो वो जो 4 लाइन है मैं सुनाती हूँ आपको, कि द्वारिका में ही नहीं, द्वार द्वार हो हरि। ओके हरि यस कृष्णा और हरि ग्रीन। द्वारिका में ही नहीं, द्वार द्वार हो हरि, हरित द्वार हरिद्वार, बसें हरित में हरि। तो ये वो 4 लाइनें हैं, वो उसकी बैले की हैं। उसमें ऐसा कहा गया है, जो उसकी पंच लाइन है, तो वो सबको अच्छी लगती हैं। शुक्रिया। तो मैम आपने अपनी बुक्स वगैरह भी लिखी हुई हैं। हाँ, मैंने बताया अभी 2 गज़लों के मजमूए यस आ चुके हैं, और एक कविताओं की किताब है जिसमें हिंदी कविताएं हैं हर तरह की, वो माला के मोती के नाम से है। और एक अभी पंचतत्व पर भी एक पतली बच्चों के लिए किताब आई है, जिसमें पंचतत्व पर ही कविताएं हैं, गीत हैं छोटे छोटे, जी पानी, वायु, अग्नि, स्पेस और धरती के लिए। तो वो भी ओके किताब आ चुकी है, एक मेरी 4 किताबें हैं। ओके। तो ये सब ऑनलाइन भी अवेलेबल रहती है। हाँ बिल्कुल। मैम जैसे कि आप एक प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं एंड आपको सब पता है बच्चों के बारे में, तो आजकल की जो जनरेशन है जेनेशन जेनज़ीस वाली, उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, बच्चे हर एज में ही यही कहलाए गए हैं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं। जी हमारी एज में भी हम यही सुनते थे कि उनका टाइम अच्छा था, हमारी दादी का टाइम अच्छा था, हाँ जी और माँ का टाइम अच्छा था, हमारा टाइम खराब है। जी और आज हम भी यही कहते कि हमारा टाइम अच्छा था, जो उस पहले खराब था हमारा टाइम, अब वो वक्त के गुजरने के साथ अच्छा हो गया है, और अब हमारे बच्चों का टाइम खराब हो गया है। बिल्कुल तो एक तो ये स्टेटमेंट ही बहुत गलत है। समय बदलेगा, हम्म, समय को बदलना ही है, और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि
प्रगति किसको कहते हैं आप, देखा जाए तो, कि हर काम आसान हो जाए, चीपर हो जाए, मेहनत कम लगे उसमें। तो जब हम प्रगति की बात करते हैं तो बच्चों को ही प्रगति करनी है, हम रास्ता दिखा सकते हैं। बच्चे अब जिस तरह से अनलिमिटेड क्रिएटिविटी है और टेक इतनी सपोर्ट है, एआई के जमाने में तो कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी झूठ का सच और सच का झूठ हो जाता है। बच्चे वही देखते हैं जो हम दिखाते हैं। अगर उनको हमने स्पिरिचुअली ज्यादा एलिवेट करना है तो हम उसी तरह की बात कहेंगे। लेकिन जब फैमिली में हर तरह की बात यही होती है कि कितना बड़ा पैकेज होगा, कितना बड़ा घर होगा, कितने कंट्री ट्रेवल कर चुके, कितनी बड़ी गाड़ी होगी। सो बच्चों को जो रास्ता तो हम ही दिखाते हैं और चाहते भी हैं कि वो आगे बढ़े। अब जब वो आगे बढ़ रहे हैं, अब कहते हैं आगे क्यों बढ़ रहे हैं? आगे जो अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर सोशल मीडिया की अपॉर्चुनिटी है जिससे वो सोचते हैं कि आगे बढ़ सकते हैं, तो वो बढ़ रहे हैं। और गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, इसका तो बाद में ही पता चलेगा कि वो गलत था कि सही था। रिजल्ट ही बताएगा कि ये गलत था कि सही था। आप नई जो जनरेशन की दौड़ को आप लिमिट नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। हर एक के जो प्रारब्ध में है या जो उनके आगे रास्ता है, वो उनको तय करना ही है। यहाँ पर सिर्फ उनकी समझ आएगी जिसमें पेरेंट्स का एक्सपीरियंस काम कर सकता है, और बच्चे फिर उतना उसमें कैपेसिटी हो कि वो पेरेंट्स की बात या किसी भी एक्सपीरियंस इंसान की बात सुनकर एनालाइज कर पाए कि हाँ मुझे किस तरफ जाना है। वैसे मैं ये कहूंगी, अगर हम ये कहते हैं कि बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं या बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो वहीं पर मैं भी कहूंगी कि सोशल मीडिया के चलते बच्चे बहुत कॉन्शियस भी हो रहे हैं, हेल्थ को लेके भी कॉन्शियस हैं, लुक्स को लेके कॉन्शियस हैं, जो कि अच्छी बात है। तो धीरे धीरे चेंजेस आएंगे ही। आज कोई कहता है कि बादाम खाना बहुत अच्छी बात है, अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा कि बादाम खाने से पेट खराब रहता है, बादाम नहीं खाने चाहिए। कभी कहते थे कि सुबह आप अच्छा खाना खाइए, पराठा खाइए ताकि आपको एनर्जी मिले, दिन भर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मिले, आप पोहा खाएं या सूजी का उपमा खाएं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आपको दिन भर चलाएंगे। अभी मैंने पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स कार्ब सुबह खाने ही नहीं चाहिए, सुबह आप प्रोटीन से शुरू करें। तो वो जो रिसर्च थी जिसने कहा कि बादाम खाइए, और वो आज इनवैलिड हो गई। बिल्कुल। उस वक्त जितनी नॉलेज अवेलेबल थी वो हम बांट रहे थे, और जिनको चाहिए थी वो ले रहे थे। तो उसके हिसाब से आज जो हुआ है उसको क्या कहिएगा। अब आज जो रिसर्च चल रही है कि ये करना है, और कल को रिसर्च आएगी कि ये नहीं करना है। तो ऐसा कुछ तय इस दुनिया में नहीं है। हर पल हर क्षण यूनिक है, और हम यूनिक एक्सपीरियंसेस से ही गुजरते रहेंगे, वो चाहे हमारी जनरेशन हो या यंग बच्चों की जनरेशन हो। यंग जनरेशन कहीं और से तो आई नहीं है, हम ही लाए हैं, और वो इसी दुनिया में रह रही है, और वही दुनिया देख रही है जो हम दिखा रहे हैं। तो उनको क्यों दोष देते हैं आप? सही बात है, इस बारे में तो किसी ने नहीं सोचा। हम तो दे रहे हैं। अब गलत और सही का तो अंदाज बड़े बड़ों को भी नहीं हो पाता, वो तो बच्चे हैं। आप सिर्फ उनकी निगरानी कर सकते हैं। जैसे एक पौधा छोटा है, उसको बहुत प्यार चाहिए, बहुत निगरानी चाहिए कि तेज हवा तेज धूप से बचाना है, कहाँ रखना है। तो ये तो माँ बाप को करना पड़ेगा कि जब आप एक इंसान को इस दुनिया में लाए हैं तो उसकी आपको देख रेख करनी पड़ेगी। और उसकी देख रेख छोड़कर अगर आप गलत चीजों में लगे हुए हैं और फिर उसका भुगतान जो बच्चा करे वो भी ठीक नहीं है। तो मैं नहीं समझती कि बच्चे गुमराह हैं। मुझे तो लगता है बच्चे हमसे बहुत ज्यादा समझदार हैं, क्योंकि मैं जो भी सीखती हूँ अपने बच्चों से सीखती हूँ। पूछना पड़ता है कि ये कैसे होगा। अगर कोई ऐप समझ नहीं आती तो उनसे ही पूछना पड़ता है। हमें प्राउड भी होता है कि देखिए हमारे बच्चों को सब आता है, और वहीं पर हम ये भी चाहते हैं कि ये इसी में लगा रहता है। ये लगा रहेगा तभी तो उसको समझ आएगी ना। तो हम खुद ही अपनी उलझने खुद ही बढ़ाते रहते हैं। मुझे नहीं लगता कोई उलझन इतनी है, बढ़ाई हुई ज्यादा है, सुनी सुनाई ज्यादा है। अब ये पेरेंट्स का वो है कि हमारे पास इतना हो, उतना हो, ये हो, वो हो। बच्चों को भी है, क्या गलत है? कल को अगर वो ये सोच कर कि मुझे क्रिप्टो में लगाना है और मुझे इसमें लगाना है। अब बच्चे नए नए छोटे छोटे बच्चे भी बहुत कुछ करने लगे हैं। कुछ
बना के आप पोस्ट करते रहते हैं जिससे आपको इनकम शुरू हो जाती है, तो क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं। देखिए, कंट्रोल करना पेरेंट्स के हाथ में है। हाँ वो जी। ये तो अपनी उनको कमी महसूस करनी चाहिए, खुद को दोषी होना मानना चाहिए कि हमने उनकी ठीक से परवरिश नहीं की या उनको हम ठीक से देख नहीं पाए। जी, ये तो नहीं कहना चाहिए कि वो बिगड़ गए। बिल्कुल। बच्चा है, बच्चा तो बिगड़ेगा। बच्चे को तो जहां अच्छा लगेगा वो काम करेगा, जी, अट्रैक्टिव। अट्रैक्ट होगा और करेगा भी सही। तो बच्चे सी पढ़ाने की कोई ज्यादा बात नहीं है। वी हैव टू क्रिएट लर्निंग एनवायरनमेंट, चाहे वो एनवायरनमेंट क्लास का हो, स्कूल का हो, पूरे स्कूल का हो, या आपके घर का हो, या सोसाइटी का हो, या देश का हो। बच्चा एनवायरनमेंट से सीख रहा है, और उस एनवायरनमेंट को उस बेचारे ने तो कुछ नहीं किया ना, वो तो अभी आया ही है इस दुनिया में। राइट। तो मुझे तो लगता नहीं है कि ये स्टेटमेंट ठीक है, नहीं है। बच्चे मुझे लगता है बहुत होशियार हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। न्यू जनरेशन को नई तरीके से देखने का तरीका आपने बताया। एब्सोल्युटली, जी। एब्सोल्युटली। मैं समझती हूँ कि और कोई तरीका है नहीं, जी, क्योंकि हर जमाने में हम यही कहते हैं कि वो जमाना अच्छा था। बिल्कुल। हम आज के जमाने को आज ही अच्छा क्यों नहीं कह लेते? हाँ जी। तो जो जो ये जद्दोजहद है, बहस है बड़ों की, जनरेशन गैप है। क्या है जनरेशन गैप? कुछ नहीं है, बस ये कि मेरी मान्यताएं आपकी मान्यताओं से नहीं मिलती, वो आगे निकल चुकी हैं, वो बदल चुकी हैं। तो अब बदलाव को आप एक्सेप्ट करें बिल्कुल। और उनके साथ चलें। अ चाइल्ड नेवर सेज लीड मी, आई ही सेज डोंट लीड मी, आई माइट नॉट फॉलो यू। बच्चा कहता है कि डोंट फॉलो मी, आई कैन नॉट लीड यू। बच्चा कहता है वॉक विद मी एंड जस्ट बी देयर। या, राइट। सो स्वीट एंड बहुत अच्छे से आपने इस जनरेशन को समझाया, जो कि शायद इस पॉडकास्ट को देखकर लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। उम्मीद है यही कि अच्छा लगेगा लोगों को। Yes. तो मैम, आपसे बात करके मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला, और मैं चाहूंगी जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा हो वो भी ये सब चीज़ों को सीखे, ताकि आगे आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाए और आपका भी तरीका देखने का बदले। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू टू शिप गिग कंपनी एंड यामिनी। बहुत प्यारे आपने क्वेश्चन पूछे, कुछ ऐसे भी थे कि जिन्हें लगा कि मैं भी नए तरीके से सोच सकती हूँ। Yes, थैंक thank यू you वेरी so मच, much. अच्छा लगा मुझे आज।